आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 7 अगस्त 2026 की शाम 2 से 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर सवाल के साथ, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मौत कभी भी हो सकती है? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से घूम रहा है और मीडिया में भी, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक मौजूद नहीं है। हालांकि 7 अगस्त की शाम को सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये खबर ज़्यादातर लोगों की ज़ुबान पर है, इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत तरीके से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये दावा सबसे पहले ईरानी हुकूमत के मुखालिफ माने जाने वाले मीडिया हाउस ईरान वाई ने किया और उसके बाद इसराइली, अरब और दूसरे कई मीडिया हाउसेस ने, प्लेटफॉर्म्स ने भी इस रिपोर्ट का हवाला देना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वाई ने 2 ऐसे लोगों के हवाले से दावा किया है जो प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान की हुकूमत के करीबी बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुश्तबा खामनेई की हालत नाजुक है और उनकी मौत कभी भी हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरानी निज़ाम के अंदर भी इस बारे में अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक इस दावे की कोई ऑफिशियल तस्दीक या डिनायल नहीं आया है। जबकि ईरान वाई ने खबर 6 अगस्त को ही छाप दी थी, 7 अगस्त में इस पर चर्चा शुरू हुई है। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि इससे पहले भी ईरान अपने कई बड़े लीडर्स के मारे जाने के बाद 1-2 दिन तक उनकी मौत से इनकार करता रहा। इसीलिए इस तरह की खबरों को पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और हवा भी इसीलिए मिलती है, लेकिन इन पर यकीन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मामला एक बहुत बड़ी हस्ती का है और ऐसे मामले कई बार झूठे भी निकले हैं। फ़िलहाल सच क्या है, इसका जवाब तभी मिलेगा जब ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आएगा। तब तक इसे सिर्फ एक बड़ी अफवाह के तौर पर देखना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि खामनेई की मौत की अफवाह फैलाकर ईरान के अंदर बंटवारा करना इसका मकसद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मुश्तबा खामनेई को उकसाकर बाहर निकलवाना हो ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके। याद रखिएगा, जब एक बड़ी हस्ती के बारे में अफवाह भी उड़ती है तो वो खबर बन जाती है और ख़बर कभी कभी अफवाह हो जाती है। इसलिए इस खबर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के बड़े मीडिया हाउस अब ईरान वाई की इस रिपोर्ट को हवाला बनाकर, या यूं कहिए कि बेस बनाकर, अपने अखबार 7 अगस्त 2026 को रंगीन कर रहे हैं। मुश्तबा खामनेई आज तक सामने नहीं आए हैं। कोई नहीं जानता है कि उनके साथ क्या हुआ था, वो कितना ज़ख्मी हुए थे। आज तक उन्हें सुप्रीम लीडर बनने के बाद किसी ने नहीं देखा, इसलिए इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। बढ़ते हैं आगे। हुथियों ने ऐलान कर दिया है कि अब हमले नहीं रुकेंगे और यमन की सरकारी फ़ौज को उन्होंने खुली धमकी दे दी है। दोस्तों, आज 7 अगस्त की सुबह से ही यमन के मारिब और हदरमौत में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हो रही है और हुथियों का कहना है कि ये हमले अभी और तेज़ होंगे। ये जुमे की तस्वीरें हैं, जुमेरात के हमले तो दिखा चुके हैं हम। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह से मारिब और हदरामौत सूबों से कम 12 मिसाइल हमले किए जाने की खबर सामने आई। ये दोनों सूबे यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुकूमत के सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं। जो पुरानी हुकूमत है यमन की, उसके इलाके हैं। इधर हुथियों के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये हमले उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जिन्हें वो सऊदी अरब के साथी या एजेंट बताते हैं। उनका इल्ज़ाम है कि यमन की सरकारी फ़ौज सऊदी अरब के साथ मिलकर हुथियों के इलाके पर बड़े ज़मीनी हमले के बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इसी ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हुथी हमले कर रहे हैं। उधर यमन की सरकारी हुकूमत ने साफ कह दिया है कि इस जंग का खात्मा सिर्फ उसी वक्त होगा जब सना में बैठी हुथियों की हुकूमत अपने हथियार और अपनी ताकत, अपना कंट्रोल छोड़ दे। यानी अब दोनों तरफ से बयान जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यमन की ये जंग आने वाले दिनों में और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अभी कुछ और अहम खबरें इसी सिलसिले में बाद में बात होगी आपसे। पहले इसके बाद की कहानी जो यमन से आई वो सुन लीजिए। हुथियों का भी बयान है, अपोजिशन का भी बयान है। अब यमन के उस हिस्से का हाल देखिए जो हुथियों के कंट्रोल में नहीं है, यानी रिकॉग्नाइज हुकूमत के हल्के में आता है। 7 अगस्त को हुथियों की मिसाइलों ने इन इलाकों में इतने बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए ज़मीन में कि अब वहाँ की तस्वीरें जो हैं वो खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। दोस्तों, उधर से चलने वाली यमन की हुकूमत का मीडिया दावा कर रहा है कि हुथियों ने अब बेघर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप पढ़ भी सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे के दिन हुथीज़ ने मारिब शहर के शुमाल में मौजूद अल मील कैंप पर मिसाइल हमला किया, जहां बड़ी तादाद में खाना जंगी से बेघर हुए यमनी पनाह लिए हुए हैं।
بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے بعد کیمپ کے آس پاس زمین میں بڑے بڑے گڈھے بن گئے، جبکہ کئی ٹینٹس اور دوسری چیزوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ فی الحال جانی نقصان کی کوئی پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو عدن سے چلنے والی حکومت ہے ریکگنائز، ان کا کہنا ہے کہ یمن کے ہوتھیز اب عام یمنیوں کی آبادی اور راحت کیمپوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے، یمنی میڈیا کے دعوے کے بعد اب ہوتھیز کے کنٹرول والے میڈیا ہاؤس المسیرہ نے بھی اپنا جواب دے دیا ہے۔ خبر تو دونوں طرف کی ہوگی، تبھی تو خبر ہوگی، ورنہ ایک طرف کا تو بھوپا بجے گا ایجنڈا۔ تو صاف کہا ہے ہوتھیز کی میڈیا نے کہ اگر سعودی عرب نے جنگ بڑھائی تو جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ 7 اگست کی شام المسیرہ نے کئی یمنی سیاسی گروپس اور انصار اللہ موومنٹ کے لیڈرز کے بیان جاری کیے، جن میں سعودی عرب کو سیدھی وارننگ دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے کئی سیاسی گروپس نے سعودی عرب کے خلاف ہوتھیز کی حالیہ ملٹری کارروائیوں کی کھل کر حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے یمن کے اندر کوئی نئی فوجی کارروائی کی تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ المسیرہ کے مطابق ان گروپس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پچھلے 10 سال سے یمن پر حملہ، ناکے بندی اور قبضے کی کوشش کرتا رہا ہے، اس لیے ہوتھیوں کی طرف سے سعودی کے جہازوں اور دوسرے اسٹریٹجک ٹارگٹس کو نشانہ بنانا جائز ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب یمن میں یمنیوں کی ہی مدد کر رہا ہے، لیکن ان کی پسند کے یمنی الگ ہیں، ہوتھیز کے پیچھے ایران ہے۔ اب یہ 2 دھڑوں کی جنگ ہے، ایک طرف پیچھے ایران کنٹرول کر رہا ہے اور دوسری طرف سعودی عرب، اور دونوں دھڑے جو یمن کے ہیں وہ اپنے آپ کو اصلی یمنی بتاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمندری ناکے بندی تب تک جاری رہے گی جب تک سعودی عرب یمن کی ناکے بندی ختم نہیں کرتا اور ایسے امن کی بات چیت نہیں ہوتی جس میں یمن کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، یعنی ہوتھیز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے ایز اے گورنمنٹ، ایز اے فورس۔ ادھر انصار اللہ کے سیاسی لیڈر محمد الفرح نے یہ کہا ہے کہ یمن میں کوئی سول وار نہیں چل رہی ہے، بلکہ یہ جنگ سعودی عرب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہے۔ الفرح نے الزام لگایا کہ سعودی عرب یمن کے اندر الگ الگ ملکوں کے لوگوں، ودیشی سیکیورٹی کمپنیوں اور پاکستانی، برٹش اور امریکی ٹرینرز کی مدد سے نئی فوجی تیاری کر رہا ہے۔ الفرح نے صاف کہا کہ اگر سعودی عرب یا اس کے ساتھیوں نے یمن کے اندر کوئی نئی فوجی کارروائی شروع کی تو اس کا جواب دیا جائے گا، چاہے سامنے والی فوج کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہو، یعنی ترکی کو، پاکستان کو، سب کو ہوتھیز دھمکی دے رہے ہیں، اور ہوتھیز کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اٹیک ان پر ہو سکتا ہے، کیونکہ اب سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ یعنی دوستو، ایک طرف سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ اسے ایران اور اس کے ساتھیوں کے نئے حملوں کی خفیہ معلومات ملی، اور دوسری طرف ہوتھیوں کے کنٹرول والا میڈیا صاف کہہ رہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے جنگ بڑھائی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ ایک بات کہہ دوں، غزہ کا، فلسطین کا ساتھ دینا، ان کے لیے ہفتے میں 1-2 میزائلیں داغنا، اپنا نقصان کروانا، یہ اس بات کی میرٹ نہیں ہو سکتی کہ کسی ایک ملک پر سیدھا آپ کا قبضہ ہو۔ بہت لوگ جو ہوتھیز کو پسند کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی اصلی یمنی ہیں۔ جو کل 30 سے 45 لڑاکے مارے گئے وہ بھی یمنی تھے۔ جو ہوتھیز کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے لوگوں کو، نہیں، وہ یمنی مارے گئے ہیں، اور ان میں عام لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک کانفلکٹ ہے، انٹرنل کانفلکٹ ہے پاور کا۔ ایک تو کسی لڑائی میں کوئی دینی معاملہ نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ تمہیں ہرائیں گے، نماز پڑھوائیں گے، سب کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو بہت نیوٹرل نظر سے اور نظریے سے نیوز کو دیکھا کریں، کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہ چیزیں دوسری طرف کی ہیں۔ ابھی انٹرنلی کیا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب پاور گیم ہے، ورنہ پھر ایران کے کرد لڑاکے جو عراق میں پڑے ہیں وہ کیا غلط ہیں؟ وہ بھی تو اپنی خود مختاری مانگ رہے ہیں، ایک الگ ملک مانگ رہے ہیں، الگ زمین مانگ رہے ہیں، جیسے ہوتھیز نے کنٹرول کر لی، قبضہ لی۔ اگر یہ صحیح ہیں تو وہ غلط کیوں ہیں؟ کیا ان کا قتل عام نہیں ہوا؟ پاورز ایسے ہی چلتی ہیں۔ اس نیوٹرل بات کو جتنا آسانی سے سمجھ لیں اور قبول کر لیں تو اچھا رہتا ہے۔ کرد غلط ہیں کیا، جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں عراق میں رہ کر؟ ہتھیار تو انہوں نے بھی اٹھائے ہیں، ڈیمانڈز تو ان کی بھی ہیں۔ ہمیں دونوں طرف کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے۔ آپ بتا دیجیے گا نیوٹرل نیوز سننا چاہتے ہیں نہیں
नहीं सुनना चाहते होंगे, लेकिन मैं फिर भी दूंगा। सऊदी अरब पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी चल रही है और इस बार खुद सऊदी अरब का कहना है कि उसके पास पक्की खुफिया मालूमात पहुंच चुकी है कि हम पर हमला करेंगे ईरान के अलाइज, ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं या ईरान की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं वो लोग हमला करेंगे। ये लिखा हुआ अखबारों में। सऊदी अरब का दावा है कि ईरान, IRGC, यमन के हूथी और इराक के ईरान हिमायती ग्रुप्स मिलकर, इतने बड़े ग्रुप के साथ, उस पर सऊदी अरब पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि उनके पास कई भरोसेमंद खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे ये पता चलता है कि हूथी, इराक के ईरान हिमायती ग्रुप्स जिसमें कताइब हिजबुल्लाह वगैरह हैं और IRGC आपस में मिलकर सऊदी अरब पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। तो एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया। सऊदी ओहदेदार का कहना है कि खबरें ये वाली ऐसे वक्त में आई हैं जब रीजन में टेंशन कम करने और अमन की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं और अहम बातचीत भी सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब देने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। यानी एक तरफ बातचीत और अमन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब का दावा है कि पर्दे के पीछे जंग की नई तैयारी भी चल रही है। अगर आपको हूथीज़ के सऊदी अरब के असल कॉन्फ्लिक्ट को जानना हो, समझना हो कि हूथीज़ कैसे बने और जो उनके कंट्रोल में लोग रहते हैं उन पर क्या जुल्म हुए, वो कितनी बड़ी तादाद में मारे गए, क्यों ये सब बगावत हुई, क्यों यमन में 2 हुकूमतें कायम हुई, तो मुझे बताइएगा कुर्द क्या चाहते हैं, वो कब अलग हुए, वो क्या थे, वो कहाँ के थे। 3 मुल्कों में फैले हुए हैं, लेकिन तीनों मुल्कों में उनका हिस्सा है या नहीं है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सऊदी अरब ने यमन के लोगों पर क्या जुल्म किए या किन लोगों की मदद की, इसके बारे में भी बात की जाएगी। ये बहुत डेप्थ में स्टोरीज़ हैं, हो सकता है कि इनसे कुछ दिमाग की फफूंद छूटे, कुछ जानने को मिले, वरना एक मैसेज यूट्यूब पर बैठा कोई झूठा एंकर जो आपको बता दे कि फलाना किसके साथ है और फलाना नाकारा है, ये हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो आपको एक तरफ ले जा रहा है। मेरी बात लोग समझते भी हैं, नहीं भी समझते हैं, आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं क्या करूं। फ़िलहाल तबीयत नासाज है 2-3 रोज़ से, इसी वजह से वीडियो कम आ रहे हैं। आपको आवाज़ से भी लग रहा हो कोई दिक्कत हुई सुनने में तो माजरत। मेरा काम बस इतना है कि सब एक रहें और बराबर से सोचें। ऐसा ना हो कि किसी पर हम बहुत मोहब्बत लुटा दें और किसी तरफ बहुत ज़्यादा हिकारत की नज़र से देखें। उसने हमें एक जैसा देखा है, हमें भी दुनिया को एक जैसा देखना चाहिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, सच के साथ रहिए। जो आज दिख रहा है उसको भी देखिए, जो कल नहीं दिख रहा था और कुछ और दिख रहा था उसे भी देखिए।